डायहेड्रल एंगल चेक हो गया था ना? सर चेकिंग एंड और एडजस्टिंग आपकी वॉइस डायहेड्रल क्लियर नहीं करना आती। है आज। चेकिंग डायहेड्रल नहीं हुआ था, हाँ yes। इंक्लाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया था ना? यस सर। पेज नंबर कितना है? सर बुक का 294। ओके। चलिए प्रेजेंट स्क्रीन हम लोग कर देते हैं। ये है आपका पेज नंबर 294 में चेकिंग द एडजस्टिंग डायहेड्रल। अब एक एक करके हम लोग जैसे कल एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात किए थे, हाउ टू चेक द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द विंग स्ट्रक्चर टू द फ्यूजलेज। अगर वैसे ही हम आज डायहेड्रल एंगल चेक करेंगे। फिर इसके बाद है कि अगर आप डायहेड्रल करते हैं तो इसके बाद इंसिडेंस हो गया, उसके बाद आपका रीबैलेंसिंग हमने कल बताया था आपको कि रीबैलेंसिंग देखेंगे। ये बाई प्लेन से कोई क्वेश्चन उतना नहीं आता, इसलिए इसको नहीं देखेंगे हम लोग। टू चेक द डायहेड्रल एंगल ऑफ ए विंग द फ्यूजलेज शुड बी लेवर्ड। ये हर जगह लिखा हुआ है क्योंकि एक बार जब हम लेवलिंग कर देंगे उसके बाद आप एयरक्राफ्ट में स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट चेक हो या रिगिंग हो या आपका सिमेट्रिक चेक हो, कुछ भी हम कर सकते हैं। A dihedral board can then be used at a specified location to check the amount of dihedral in a wing। अब ये बोर्ड चेक, ए बोर्ड का मतलब क्या होता है कि जब हमारा एयरक्राफ्ट का कोई भी कंट्रोल सरफेस हो, जैसे अभी यहाँ पे विंग है, विंग सर की आपकी बात वॉइस आती नहीं है। आ रही बिल्कुल भी क्लियर। आवाज नहीं आई? सर ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा वॉइस। यस सर। यस सर। ओके, अभी क्लियर आएगी आवाज? तो हम बात कर रहे थे डायहेड्रल एंगल में। जब भी हम एयरक्राफ्ट के डायहेड्रल चेक करते हैं, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वैसे ही हमारा डायहेड्रल एंगल चेक होता है, जिसमें आपको मैंने बताया था विंग का जो लो पोर्शन होता है, यानी कि लो विंग, हाई विंग, लो विंग, ये हमने आपको बताया था। जिसमें ज्यादातर हम किसमें देखते हैं, लो विंग के एयरक्राफ्ट में हम डायहेड्रल एंगल चेक करते हैं। अभी आवाज सबको आ रही? यस सर प्रॉपर आ रही है। यस सर। तो ए डायहेड्रल बोर्ड कैन then be used at a specified location to check the amount of dihedral in a wing। The use of dihedral board, जिस तरह से नीचे ये बोर्ड दिखा रहा है 12.11 फिगर में, ये देखिए ये डायहेड्रल बोर्ड कैसे, ये बोर्ड मतलब होता है कि एक बनाया जाता है, टूल की तरह होता है ये। और इसी टूल में हम अपने एयरक्राफ्ट के जिसके भी चेक करना हो डायहेड्रल, उसके लिए इस यहाँ पर इस टूल को हम यूज करते हैं।
अब ये डायहेड्रल बोर्ड में जो एंगल हमारा होता है वो लेवलिंग करने के बाद इस बोर्ड को वहां रखा जाता है, यानी कि उस कंट्रोल सरफेस पे रखा जाएगा। उसके बाद इसमें एयरफॉइल की जो मूवमेंट्स होगी, यानी देखो ये फ्यूजेज लेवल बता रहा है, यहाँ पर बिल्कुल उसके ठीक साथ में बोर्ड अटैच किया जाएगा। अब ये विंग के विंग का देखो, विंग के बिल्कुल साथ में अटैच किया है, मतलब जहां पर स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट होती है किसका, विंग का फ्यूजेज के साथ में, वहीं पे ये बोर्ड को लगाया जाता है। और ये बोर्ड के लगाने के बाद वहां से हम इसमें लाइटिंग पास करके देखते हैं, जिसे एक सरफेस गेज का नाम सुना होगा किसी ने। वर्कशॉप में आप लोग एक टूल होता है सरफेस गेज, बिल्कुल प्लेन होता है। उस सरफेस गेज पे हम अपने किसी भी कोई भी वर्क जॉब आप करते हो तो उस सरफेस गेज पे रखकर हम अपना उसमें क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा बिल्कुल नीचे का जो बेस है स्क्वायर बना है या नहीं बना। तो वैसे ही डायहेड्रल बोर्ड का डिजाइन किया जाता है और उसको स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट विंग और फ्यूजेज के बीच में डालकर उससे चेक किया जाता है। कैसे चेक करते हैं एक एक करके देखेंगे यहाँ पर। द यूज ऑफ डायहेड्रल बोर्ड, some light aircraft use a vertical measurement to determine dihedral. Some light aircraft use a vertical measurement. कुछ छोटे छोटे एयरक्राफ्ट जो हैं वो वर्टिकल मेजरमेंट को डिटरमाइन करते हैं डायहेड्रल। अब वर्टिकल मेजरमेंट में आपको तो वर्टिकल में कौन आता है, ओनली फॉर रडर, यानी कि वर्टिकल स्टेबलाइजर की बात करें तो वो आता है। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से वर्टिकल मेजरमेंट। कल भी मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ फोर्स, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखते हैं ग्राउंड से। वैसी है सम लाइट एयरक्राफ्ट आर यूज a vertical measurement to determine dihedral. In one type of high wing aircraft, a string is stretched from one wing tip to other wing tip centered on the front spar. अब यहाँ पर स्ट्रिंग इज स्ट्रेचेड, यानी कि एक जो हम लोग धागा प्लम्बर का जैसा होता है ना, वैसे ही इसमें भी होगा, जो स्ट्रेच करके कहाँ तक ले जाते हैं। स्ट्रिंग इज स्ट्रेचेड फ्रॉम वन विंग टिप टू द अदर विंग टिप, पूरा लेंथ उसका मापना है। किसके लिए है, ओनली फॉर हाई विंग एयरक्राफ्ट, जिसमें लो विंग के जगह पे हाई विंग हम आपके यूज करते हैं। तो हाई विंग वाले मैंने आपको कल बताया था, उसमें इंक्लाइन जो होता है हमारा बेसिकली बहुत ही कम होता है, क्योंकि फ्लैट बनाया जाता है हाई विंग में। तो उसका जब अटैचमेंट करते हैं हम लोग फ्यूजलेज के ठीक अपर पोर्शन से, उसमें विंग टिप टू दोनों तरफ से आप अपने स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके चेक करेंगे डिस्टेंस को। वही चीज है, a string is stretched from wing tip to other wing tip centered on the front spar. When the string is drawn tight, the distance from the string to the top of the fuselage is measured to determine if the dihedral is correct. Two type. अब विंग टू विंग टिप धागा आपने जो स्ट्रिंग था वो बहुत टाइट की आपने अटैच कर दिया स्ट्रिंग को। उसके बाद उसके डिस्टेंस को चेक कीजिए, इसके डिस्टेंस को जो आपने सेंटर पॉइंट जो स्पार पे बनाया था, मार्किंग किया था रेफरेंस पॉइंट के लिए, फिर वहां से उसको डिस्टेंस मेजर करना है। और फिर दूसरा डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, वर्टिकली से, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से जिस पॉइंट पे आपने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया। तो दोनों तरफ से मेजर कीजिए अपने हाइट को, एक तरफ से डिस्टेंस मेजर करना है। अगर इक्वल है तो आपका डायहेड्रल एंगल सही है, यानी कि विंग जो अटैच किया गया अपर सरफेस में फ्यूजलेज के साथ में, उस समय हम यह पता लगा लेंगे कि डायहेड्रल हमारा सही है। When the string is drawn tight, the distance from the string to the top of the fuselage is measured
to determine if the dihedral is correct. Some aircraft with cantilever wings. अब cantilever wings भी आ गए, जिसमें आप लोगों ने बताया था canti और semi cantilever wing होते हैं. Some aircraft with cantilever wings have the wing manufactured without any provision for adjustment of the dihedral or angle of incidence. This is accomplished by the use of manufacturing jigs, which assure that all wing and fuselage joints will be identical, thereby ensuring the corrected angle will be set. Other wing and fuselage fittings allow for some changes in the angle of incidence of the wing during installation. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. जब हमारा एयरक्राफ्ट में कैंटिलीवर विंग्स होता है, उस केस में खास करके ऑल विंग एंड फ्यूजलेज जॉइंट्स विल बी आइडेंटिकल, thereby ensuring the corrected angle will be set. Other wing and fuselage fittings allow for some change in the angle of incidence of the wing during installation. अब सेमी कैंटिलीवर में आइए. सेमी कैंटिलीवर विंग हैव एक्सटर्नल ब्रेस. अब ये एक ऐसा विंग है जिसमें आप एक्सटर्नल सपोर्ट बार देते हो, जो कि इस बार में यूज करते हैं हम लोग. तो वो भी हमारा एक चेक होता है. क्यों? क्योंकि सेमी कैंटिलीवर में आपने जो एक्सटर्नल बार्स जो फ्यूजलेज में अटैच करते हैं, उसका अटैचमेंट और विंग का अटैचमेंट दोनों चेक होगा. तो सेमी कैंटिलीवर विंग्स हैव एक्सटर्नल ब्रेसेस आइदर वायर और स्ट्रट्स. या तो आप उसमें यूज करते हो वायर, या तो उसमें स्टील ट्यूब, या उसमें आप स्ट्रट्स तरह का एक्सटर्नल सपोर्ट हम यूज करते हैं. बिकॉज स्ट्रट्स आर द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट. They are addressed here, and the adjustment of wire is addressed in the section dealing with the biplane. बाईप्लेन याद कीजिए. क्या होता है बाईप्लेन? जिसमें एक से ज्यादा विंग हो, तो क्या बोलते हैं? बाईप्लेन. मतलब ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ विंग होगा, ऊपर से भी और नीचे भी. यानी कि हाई विंग भी होगी, लो विंग भी होगी, और इनके बीच में दोनों को विंग को हम आपस में ड्रैग वायर या स्ट्रट्स या ब्रेसेज से हम ज्वाइंट करते हैं डायगोनली. उसको बोलते हैं बाईप्लेन. हालांकि अब ये बहुत ही कम मिलता है देखने में बाईप्लेन. पहले बनते थे ये बाईप्लेन बहुत, लेकिन इसमें ड्रैग बहुत ज्यादा क्रिएट होता है. इसीलिए लिखा है स्पेशली ऑन द बाईप्लेन. अगर हम उस समय जो ये बाईप्लेन बनता था, उस समय ये जो एंगल ऑफ डायड्रल है या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एक बार आपने चेक करके उसका फिर आप लोग एक्सटर्नल जो सपोर्ट बार्स लगाते थे, एक बार उसको चेक करके फिक्स कर दिया जाता था. नो चेंजिंग, मतलब आप वो एक्स्ट्रट्स बार्स को रिमूव नहीं कर पाओगे. Many struts have fittings threaded into the end of the struts that allow the length of the strut to be changed. Threaded, कई में थ्रेड लगा दिया जाता, और वो थ्रेड क्या करता था? allow to change. हल्का सा, जैसे आपको इसके एग्जांपल में देता हूं, चेक नट. अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था ना आपको, चेक नट होता है. चेक नट का क्या होता है? लेंथ को बढ़ाना और घटाना. जैसे हम उसमें आपको पढ़ाए थे, जब हम होज पढ़ा रहे थे या आपको वो पुश पुल रॉड पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक चेक नट होता है. उसमें क्या करते थे? चेक नट का लेंथ को बढ़ाने और घटाने में यूज करते थे. यानी थ्रेड को ज्यादा टाइट करेंगे या थ्रेड को लूज करेंगे. तो इन द सेम वे में बाईप्लेन में क्या होता था? जो स्ट्रट्स और बार्स होते थे, उनका जो मेन बार्स होता था, जो आप डायरेक्टली जो हमारा विंग और स्पार्क से लेके जो स्ट्रक्चर के साथ, उसको हम एडजस्ट कर सकते थे. क्यों? अच्छा बोलेंगे ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि सर जितने भी उसमें हम वायर यूज करते थे ना, तो वायर को मैंने आपको क्या बताया, उसका टेंशन लूज हो जाता है, उसमें कंप्रेशन लोड की वजह से उसके वायर लूज हो सकते हैं, टाइट हो सकते हैं. तो उनके वायर को फिर से एक
एक्यूरेट इंसिडेंस कर एंगल पे सेट करके, इसीलिए उसमें थ्रेड पोर्शन दिया रहता है। और उसके वायर को हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ज्यादा टाइट हो गया तो थोड़ा लूज कर दें, ज्यादा लूज हो गया तो थोड़ा टाइट करेंगे, जिससे क्या होगा, उसकी बाईप्लेन की विंग की जो इंक्लाइंड एंगल है वो भी चेंज हो जाती है। ये सब पुराने जमाने में होते थे, अब ये सारे चीज खत्म कर दिए गए। अब जो है हम लोग सिंपल इंसिडेंस एंगल के लिए, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है लो विंग एयरक्राफ्ट में, जो हमारा आज का जितना भी एयरक्राफ्ट है लो विंग होता है। और उन सारे एयरक्राफ्ट में हम अपने डायहेड्रल एंगल और इंसिडेंस एंगल का चेकिंग हम लोग डायहेड्रल बोर्ड से करते हैं, जो कि नॉर्मली और हर एयरक्राफ्ट में यूज हो सकता है। आजकल के जितने भी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं उसमें हम तो उसमें आजकल डिजिटली यूज करते हैं मीटर का। जैसे ही आप उसमें डायहेड्रल बोर्ड रखोगे, उसमें डिजिटल मीटर लगा रहेगा, वो आपका मीटर बता देगा कि हाउ मच द एंगल इज इंक्लाइंड। इतना हम लोग एडवांस आजकल यूज करते हैं स्केल। ओके, क्लियर है ये? इसमें देखो कितना क्लियर है। लेवल पहले आपने सेट कर लिया, फिगर फिर से देखो, लेवल सेट है। लेवल सेट करने के बाद आपने डायहेड्रल बोर्ड रखा। बोर्ड के रखने के बाद यहाँ पर ये तो कट दिख रहा है, ये अप एंड डाउन जाएगा। तो मैन्युफैक्चर के मेंटेनेंस मैनुअल में आप चेक कर लीजिए कितना ज्यादा हमारा स्ट्रक्चर डायहेड्रल होना चाहिए विंग का, उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है इसमें। अगर नहीं आ रहा है तो उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, सेटिंग एंगल सेट करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। चेकिंग एंड एडजस्टिंग इंसिडेंस, इसी में आता है वॉश इन और वॉश आउट। टू डिटरमाइन इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द विंग or horizontal stabilizer is correct, the fuselage is level and in the incidence board. Used for a universal protect, note कीजिए very important line, एंगल ऑफ इंसिडेंस को यूज करने के लिए, यानी कि चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे यूनिवर्सल प्रोटेक्टर। इज प्लेस्ड ऑन ए डेजिग्नेटेड सरफेस of the wing or stabilizer and the angle of incidence is measured। यानी कि विंग और स्टेबलाइजर के एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेक करने के लिए यूनिवर्सल प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। और यूनिवर्सल प्रोटेक्टर कहाँ लगाएंगे, उसके ठीक ऊपर। कहाँ पर, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का अगर चेक करना हो तो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के ऊपर रख के चेक किया जाता है। Now design the surface wing stabilizer and the angle of incidence is measured. Washing is an increase in angle of incidence of the wing from the root to tip। इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार डीजी से पूछता है। वॉशिंग जो है रूट से लेके टिप तक इंक्रीज करता है। वॉश इन an increase in the angle of incidence of the wing from root to tip, मतलब जो रूट है हमारा विंग का, वहां से टिप तक एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाता है वॉश इन में। इफ ए विंग हैज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस of 2 degree at the root and the angle of incidence of 3 degree at the other end, it has a washing of 1 degree। Wash out is a decreasing angle of incidence from root to tip of a wing। अब आप wash out में उल्टा होता है, उसमें डिक्रीजिंग करता है एंगल, तो उसका कहते हैं wash out it is decreasing angle of incidence from root to tip। Wash in or wash out are employed to give the wing on each side of the aircraft a slight different amount of lift in order to aid in counteracting the effect of engine and propeller torque। अब ये दो चीज क्यों जोड़ दिया भाई इसमें, क्योंकि इंजन और प्रोपेलर जो है टॉर्क, उसके वजह से ये वॉश इन और वॉश आउट बहुत चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इंजन के नीचे ही आपका, सॉरी विंग के नीचे ही आपका इंजन होता है। और ये इसी कारण से
हमारा वॉश इन और वॉश आउट सबसे ज्यादा विंग के ऊपर होता है, रूट टू टिप या टिप टू रूट बोल सकते हैं, क्योंकि इंजन में थ्रस्ट होता है और इंजन एयर लेता है, एयर क्या करता है अपने अंदर इनलेट करता है, और प्रोपेलर जो है जब टर्न करता है तो उसकी जो एंटी टॉर्क है वो उसका सारा का सारा इफेक्ट किसके ऊपर आता है, विंग के ऊपर आता है। तो वॉश इन और वॉश आउट जो फोर्स है, जो रूट टू टिप या टिप टू रूट जो जाता है वो डिस्टर्ब होता है। इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर कोई वैरी कर रहा है तो हम इसका एक और कारण भी देख सकते हैं। क्या कारण है? एंटी टॉर्क या प्रोपेलर का टॉर्क या इंजन के थ्रस्ट की वजह से। ये नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वॉश आउट इज ए डिक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द रूट टू टिप ऑफ ए विंग। वॉश इन एंड वॉश आउट आर employed to give the wing on each side of aircraft a slight different amount of lift in order to aid an aircraft a slightly different amount of lift in order to aid in counteracting the effect of engine and propeller torque. Washout is also used to provide improved stall characteristics if the angle of incidence is greatest at the wing root. The root section of the wing will stall before the tip. अब टिप पे बहुत पतला स्ट्रक्चर होता है हमारा, टिप पे कॉर्ड वाइज जो होता है हमारा बहुत कम होता है, और रूट की तरफ कॉर्ड वाइज जो होता है हमारा एरिया ज्यादा होता है। तो कहता है कि वॉश आउट में और वॉश इन जब होता है तो रूट की तरफ में आपका ज्यादा एयर का प्रेशर बनना डेवलप होता है। तो इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटेस्ट एट द विंग रूट, the root section of the wing will stall before the tip. क्यों होगा ऐसा? Anybody? एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है रूट पर, स्टॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टॉलिंग तो रूट पे ही होती है ना सबसे पहले। वो मेरा वो क्वेश्चन नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रूट पे ज्यादा किया हुआ है। देखो, आपने पढ़ा है स्टॉल एंगल ऑफ अटैक से रिलेटेड करके, पढ़ा है ना, कि जितना हम एंगल ऑफ अटैक बढ़ाते हैं उतना ज्यादा आपका स्टॉल होता है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर जो कि कॉर्ड के डायरेक्शन के साथ लिया जाता है, यानी कि कॉर्ड और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने से कैसे स्टॉल कर जाएगा? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने से ओवरऑल हमारा एंगल ऑफ अटैक बढ़ जाता है, जिससे स्टॉलिंग आ जाता है रूट पे। यस, ये भी एक काउज है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस में हॉरिजॉन्टली प्लेन से जो हमारा इंक्लाइन जो बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसके रिलेटिव विंड के साथ भी एंगल बढ़ने लगेगा। जो रिलेटिव विंड का मतलब जो एयरक्राफ्ट का विंग से जो भी एयर क्रॉस होगा वो रिलेटिव विंड, उससे जो एंगल बनेगा वो भी बढ़ जाएगा। तो the wing roots, if the root section, if the angle of incidence is greatest at the wing roots, the root section of the wing will stall before the tip. These characteristics give the pilot warning of a stall before the complete stall occurs. Complete stall होने से पहले एक वार्निंग दी जाएगी पायलट को। The pilot will still have a control of the aircraft with the aileron and be able to make any desired correction. क्योंकि रूट की तरफ अगर स्टॉल हो गया फिर तो आपका एयरक्राफ्ट विल लिफ्ट जो जनरेट करेगा वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि टिप पे आपका कॉर्ड वाइज मेंबर है नहीं ज्यादा। रूट पे स्टॉल अगर हो गया इसका मतलब सारा लिफ्ट जो जनरेट हो रहा था सारा का सारा वो ड्रैग में कन्वर्ट शुरू हो जाएगा। इसीलिए पायलट इन कमांड इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना ज्यादा वो फिक्स्ड होना चाहिए, ना कि बढ़ना और घटना नहीं चाहिए, तभी वो इंक्लाइंड एंगल बार बार चेक किया जाता है।
Now, so washing a wing in or out is the presence of changing the angle of incidence of the wing. ये तो हम क्लियर कट है कि वॉशिंग और वॉश आउट की वजह से ही ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लियर ही होता है, चेंज होता है. तो वॉशिंग आउट wing decrease the lift, a wing produces. Washing in a wing increases the lift, wing produces. इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. वॉश आउट क्या करता है, वॉश इन क्या करता है. विंग के ऊपर खास करके जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस सही होता है और वॉश इन और वॉश आउट अगर टर्म यूज हो रहा है वहां पे विंग के ऊपर, उस समय लिफ्ट का क्या होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. If the aeroplane fly hands off with the wing, with the right wing low, and the right wing can be washed in, and the left wing can be washed out to correct this condition. अब एलरॉन क्या करता है, बैंकिंग के टाइम में यही तो काम करता है, एक तरफ की लिफ्ट को डिक्रीज कर देता है, एक तरफ की लिफ्ट को बढ़ा देता है. जैसे लिफ्ट इंक्रीज होना और डिक्रीज होना और वहां पर एयर का वॉश इन और वॉश आउट होना, वो सपोर्ट कर देगा किस चीज में, जब आपने अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर रहे हो, जैसे आप टर्निंग करना चाहते हो तो हम एलेरॉन को अप एंड डाउन करके यूज करते हैं, जिसमें लिफ्ट आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होता है. इन द सेम वे में साथ के साथ आपका ये भी वॉश इन और वॉश आउट भी काम करेगा, जो आपको लिफ्ट को बढ़ाएगा, एक तरफ लिफ्ट को घटा देगा. तो इसको प्लीज नोट कीजिए. इफ द एरोप्लेन फ्लाइज हैंड्स ऑफ विद द राइट विंग लो, द राइट विंग कैन बी वॉश्ड इन and the left wing can be washed out to correct this condition. On a semi-cantilever wing, the wash in and wash out of the wing can be adjusted by changing the length of the strut. ये तो अभी हम लोग डिस्कस किए, क्योंकि सेमी कैंटिलीवर में एक्स्ट्रा सपोर्टिंग बार्स होते हैं और उसका सपोर्टिंग बार्स को हम क्या करते हैं, जनरली उसमें थ्रेड होता है, उस थ्रेड को टाइट कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दियर सिचुएशन. आपका क्या सिचुएशन है, तो इसलिए लिखा है सेमी कैंटिलीवर विंग, द वॉश इन और वॉश आउट ऑफ द विंग कैन बी एडजस्टेड बाय द चेंजिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रट्स. इफ ए स्ट्रट इज यूज्ड फॉर द रियर स्पार and a strut is used for the front spar, by changing the length of only one of these struts through the adjusting fitting, the twisting in the wing will be changed. चाहे वो फ्रंट स्पार का स्ट्रट स्पार हो, चाहे वो रियर स्पार का स्ट्रट स्पार हो, उन दोनों में से आप जो टाइट या लूज करना है अकॉर्डिंग टू आप चेक करके उसको यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. और कैंटिलीवर में some cantilever wings also provide a means for changing the angle of incidence. This adjustment use an eccentric bushing fitted into the rear spar fuselage attachment. नोट कीजिए इसको, encircling bushing fitted rear spar fuselage attachment. ये कैंटिलीवर का बात कर रहा है. जो कैंटिलीवर डिजाइन विंग्स होते हैं उनमें रियर स्पार में हमारा क्या होता है, कंट्रोल सरफेस अटैच होता है. तो रियर स्पार में ही साथ में क्या लगा रहता है, इन सर्कलिंग बुशिंग फिटेड. अब ये इन सर्कलिंग बुशिंग क्या, ये दिन की फिगर वेरी क्लियर फिगर है. आप लोग 12.13 फिगर देखिए, बहुत ही क्लियर यहाँ पे बुशिंग दिखाया है, कैसे अटैचमेंट करता है बुशिंग का. बुशिंग क्या होता है, जब हम कोई भी नट एंड बोल्ट्स को लगाते हैं तो उसके साथ में एक एक्स्ट्रा नट के ऊपर एक क्या करते हैं, बुशिंग चढ़ाते हैं, जिससे उसमें जो प्लेइंग है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा. अब ये मिसाइल, अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कैप बढ़ेगा, जब उसके ऊपर कोई फोर्स चाहिए, लिफ्ट अप एंड डाउन होता है, तो ये क्या करता है, बुशिंग उसको बिल्कुल टाइटली रख के रखता है ताकि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, चेंज ना हो सके. अब बुशिंग एक ऐसा टर्म है जिसमें कैंटिलीवर डिजाइन में खास करके रियर स्पार में जब हम अटैच करते हैं इस बुशिंग को, क्योंकि रियर स्पार ही सारा लोड लेता है आपका कंट्रोल सरफेस का. तो एडजस्टमेंट यूज एन इनसर्कलिंग बुशिंग फिटेड इनटू द रियर स्पार फ्यूजलेज अटैचमेंट फिटिंग. बाय रोटेटिंग द बुशिंग,
the rear spar is raised